नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के श्रृंखला में आज एक नई कड़ी के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है, जो कि संगम युग के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ से लगातार आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होने की वजह से, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग सिस्टम में है। हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो कुछ शाब्दिक या इस तरीके की बातें रहती हैं, जिसकी वजह से ये पाठ हमें कुछ कम समझ में आता है। तो आज हम देखते हैं कि सामान्य तरीके से संगम वंश को किस प्रकार पढ़ा जाए कि हमको याद रहे और हम आसानी से संगम काल के, संगम युग के प्रश्नों को सही कर सकें। ठीक है, तो आज देखते हैं संगम युग में क्या क्या है। संगम युग के रूप में हम लोग आप कह सकते हैं प्राचीन भारत का या प्राचीन भारत में दक्षिण भारत का इतिहास, इस रूप में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत का क्या इतिहास रहा है। संगम नाम पड़ा, संगम मतलब मिलना, संगम होना। ये तमिल कवियों का संघ था, यानी कि तमिल कवियों का मेल मिलाप था, संघ था। तो उसी के नाम से जो भी जानकारियाँ इस काल की मिली हैं, तमिल साहित्यों में हमको प्राप्त हुई हैं। तमिल कवियों के जो साहित्य थे उनमें हमें प्राप्त हुई हैं। तो उन्हीं के जो समामिलन था, संगम था, उसी के आधार पर इस युग के रूप में हम प्राचीनतम स्थिति की बात करते हैं। प्राचीनतम भारत में दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी, कौन से राजवंश थे, उसकी बात हम करते हैं। तो ये तमिल कवियों का संघ है। जैसे उत्तर भारत में जैन और बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं, उसी तरीके से यहाँ भी संगम चल रहा था। तो संगम में तीन संगम हुए पांड्य राज्य के संरक्षण में। तो संगम साहित्य से हमें क्या पता चला कि पांड्य राज्य संरक्षण देता था, उसी के तहत तीन संगम हुए। और ये तीनों संगम 9,990 वर्षों तक चलते रहे, यानी कि हजारों साल का इतिहास था। ये चलता रहा एक के बाद एक। तो जो तीन प्रमुख संगम रहे जिनका चर्चा की जाती है, ठीक है, उनकी डिटेल आप हम पढ़ेंगे। प्रश्न आते हैं। और 9,990 वर्षों में 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। यानी कि कोई भी संघ सम्मेलन कुछ भी करना है हमें, तो बिना संरक्षण के वो नहीं हो पाएगा। कोई फाइनेंसर हो, कोई अरेंज करने वाला हो, ठीक है, ऐसी तमाम बातों की जरूरत पड़ती है। तो उस रूप में हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला है। यहाँ पर 197 पांड्य राजाओं का। ये तीन संगम हुए, जिनमें पहला संगम, इसका कोई प्रमाणित ग्रंथ नहीं मिला है, नेक्स्ट ग्रंथों में चर्चा मिली है, और ये मदुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। प्रथम संगम मदुरा में हुआ। मदुरा आप जानते हैं तमिलनाडु में है। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में अगस्त ऋषि का नाम आता है। ठीक है, उत्तर भारत के भी साहित्यों में अगस्त ऋषि का नाम आता है। तो रामायण में आप जानते हैं अगस्त ऋषि ने एक टिटहरी के अंडों को बचाने के लिए समुद्र का पानी ही पी लिया था। तो ये जो एक कथा हमको उत्तर भारत में मिलती है, वही वाले अगस्त ऋषि हैं। इन्होंने प्रथम संगम की अध्यक्षता की। दूसरा संगम कपाटपुरम या अलवय कहा जाता है, वर्तमान में कपाटपुरम या अलवय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि और बाद में तोलकाप्पियर, ये भी बहुत बड़े महाकवि हैं तमिल भाषा के, तो इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ठीक है, अगस्त ऋषि रहे, बाद में तोलकाप्पियर बने। और तीसरे संगम की चर्चा अगर हम करें तो ये उत्तरी मदुरा में हुआ। ये मदुरा में हुआ, तो ये नॉर्थ मदुरा में हुआ, और नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। तो तीनों आपके पूछे हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप जानिए। अब ये संगमों के बारे में अगर पूछे किस भाषा का, तो तमिल कवियों के संघ की बात है, तो तमिल भाषा का ही यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ होगा, तमिल भाषा से संबंधित ही यहाँ पर विकास हुआ होगा, तमिल साहित्यों की ही रचना की गई है, तो तमिल भाषा से जुड़ा हुआ है। सिंपल सा प्रश्न है, सामान्य सा जो आता है हम सही कर सकते हैं। अब बात चली कि इन साहित्यों में, इन संगमों में जो साहित्यों की रचना की गई,
उनमें तो हमें चर्चा मिली ही मिली, क्या और कहीं पर सोर्सेज हैं जहाँ पर हमें संगम युग के बारे में कुछ जानकारी मिले? तो उसका उत्तर है यस। कहाँ पर है? दूसरा शिलालेख अशोक का, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इंडिका मेगास्थनीज, यानी कि ये विदेशी सोर्स है। ठीक है, ये विदेशी सोर्स है। यानी अशोक नॉर्थ इंडिया के प्रसिद्ध राजा थे उनके समय, उनके दूसरे शिलालेख में। खारवेल प्रसिद्ध राजा थे पूर्वी भारत में, इनके हाथी गुम्फा अभिलेख में। इंडिका, प्रारंभिक इतिहास की जो भारत की जानकारी होती है विदेशी सोर्सों में सबसे इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज की इंडिका, उसमें इन सब का उल्लेख मिला है। चेर चोल पांड्य नाम के 3 राज्य दक्षिण भारत में थे, इस बात का उल्लेख मिलता है। और एक स्पेशल क्वेश्चन आपका बनता है जिसका उल्लेख इंडिका में हमें मिलता है, क्या कि पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि मेगास्थनीज को जानकारी थी पांड्य राज्य के बारे में, तभी उन्होंने बताया कि ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध राज्य था। तो पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, जानकारी हमें प्राप्त होती है इंडिका से। तो इसका मतलब है चेर चोल पांड्य का जो इतिहास तमिल साहित्यों में मिलता है वो उत्तर भारत और विदेशी साहित्यों में भी प्रमाणित है कि हाँ, यहाँ पर ऐसे राज्यों का अस्तित्व था और उनका अपना एक इतिहास है जो हमें तमिल साहित्यों में प्राप्त होता है, सिंपली। ठीक है, और कुछ बातों की चर्चा यानी कि संगमों के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ इनके प्रमाण मिल रहे हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। एक और क्वेश्चन है, तिरुक्कामपुलियर नाम का एक स्थान है जो तीनों राज्यों का संगम स्थल था। यानी कि अभी जब हम पढ़ेंगे चेर किस ओर हैं, चोल किस ओर हैं और पांड्य राज्य किस ओर है, तो तीनों राज्यों का एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर, यानी कि एक ऐसा स्थान था तिरुक्कामपुलियर जहां पर तीनों राज्य एक दूसरे से सीमा साझा करते थे, संगम स्थल था। यह भी पिछले वर्ष पूछा हुआ आपका प्रश्न है। तिरुक्कामपुलियर तीनों राज्यों का संगम स्थल था। ठीक है, और यह भी चर्चा इसी में मिली संगम साहित्यों में। जब संगम काव्य को, संगम साहित्य को हम लोग पढ़ते हैं तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो कवियों ने रचनाएं की हैं संगम साहित्य की, वो 2 तरीके से की हैं। एक रचना का विषय है अहूम और दूसरे रचना का विषय है पुरम। अहूम का अर्थ है प्रेम संबंधी, यानी सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका जो है साहित्यों की रचना की गई है, सामाजिक ताने बाने को बुना गया है, प्रेम रस पर आधारित इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो यह एक विशेषता है संगम साहित्यों की। और जो दूसरी विशेषता है पुरम, ये युद्ध संबंधित है, यानी राजाओं की बात, कहाँ युद्ध करते थे, कैसी शासन व्यवस्था रखते थे, कैसी रणनीतियों को, यानी राजनैतिक अगर कहिए, युद्ध संबंधी राजनैतिक राजाओं की बात, ऐसी सब बातें कहिए तो बिल्कुल सही बात है। तो यह दूसरे तरीके के काव्यों की, यानी कि वीर रस प्रधान है। ठीक है, यहाँ पर प्रेम है तो यहाँ पर युद्ध यानी वीरता है। तो 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है तो दूसरा आपका राजनैतिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। और हजारों साल इसकी रचना कई साहित्यों की होती रही। अब देखते हैं इसमें प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं उनको पढ़ लें। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ जो प्रश्न हमारे आते हैं कॉमन रूप से जिनके बारे में जानना चाहिए उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? आते हैं अगले हिस्से में, देखते हैं क्या है साहित्यों के बारे में। प्रमुख संगम साहित्य बहुत से हैं, लेकिन कुछ जो हमारे प्रश्नों में आते हैं उनको। तोलकाप्पियम, ये तोलकाप्पियर इसके रचयिता हैं। ठीक है, साहित्य का नाम है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियर इसके रचयिता हैं। ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, यानी कि तमिल भाषा के व्याकरण के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम तोलकाप्पियम ग्रंथ में ही उसको पाएंगे, व्याकरण का ग्रंथ है। शिल्पाद्यकारम, इलंगो आदिगल इसके लेखक हैं। इलंगो आदिगल शिल्पाद्यकारम, जो तमिल महाकाव्य के रूप में साहित्य में के रूप में हमें साहित्य में पाई जाती है। तो जैसे उत्तर भारत में रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं, उसी तरीके से दक्षिण भारत में तमिल भाषा में
शिल्पादिकारम महाकाव्य है, मणिमेखले महाकाव्य है, और मणिमेखले के लेखक हैं शीतलय सत्तनार। शीतलय सत्तनार जो है इसके लेखक हैं मणिमेखले के। ये भी महाकाव्य के रूप में तमिल भाषा में पाई जाती है। तो आप देखिए, एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ हो गया तोलकाप्पियम, शिल्पादिकारम और मणिमेखले महाकाव्य के रूप में हो गया। कुरुल, कुरुल ऋषि तिरुवल्लुवर की रचना है, तो ये चर्चित भी बहुत रहते हैं वर्तमान में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी इनको मानते थे, तो उस वजह से चर्चा में रहे। सिक्के भी भारत सरकार जारी कर चुकी है। तो तिरुवल्लुवर जी ने कुरुल भाषा लिखी, कुरुल साहित्य को लिखा, जो कि तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है या पंचम वेद माना जाता है। 4 वेद तो हमारे उत्तर भारत में हैं, लेकिन पंचम वेद के रूप में कुरुल साहित्य हमको प्राप्त होता है। इत्तु तोकय, यह 8 गीतों का संग्रह है। ठीक है, 8 गीतों का संग्रह है इत्तु तोकय। ये आपके कुछ तमिल साहित्य के लगातार आए हुए प्रश्न हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। लेखक कौन है, किस श्रेणी में इसकी गिनती होती है, ऐसे प्रश्न इसके आए हुए हैं। तो एक तमिल व्याकरण, 2 महाकाव्य, एक बाइबल या वेद के रूप में, और एक 8 गीतों का संग्रह है तोल्काप्पियम, शिल्पादिकारम, मणिमेखले, कुरुल और इत्तु तोकय। ये तमिल साहित्य में जो प्रश्न के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगले हिस्से में आते हैं, कुछ स्थानों के नाम भी चर्चा में रहे उस समय के, उनसे हमारे क्या प्रश्न बनते हैं। पुहार या कावेरी पत्तनम, ये चोल बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो कावेरी पत्तनम आंध्र प्रदेश के पास, पुहार या उसका प्राचीन नाम पुहार था, यानी पूर्वी तट भारत में स्थित ये बंदरगाह है, चोल बंदरगाह था। मुसरी या मुजरिस चेर बंदरगाह था। ठीक है, यह पश्चिमी तट पर हमारा स्थित था, चेर बंदरगाह के रूप में मुसरी या मुजरिस। आर्कामेडू, जिसे आज हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, यह प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था दक्षिण भारत का, आर्कामेडू व्यापारिक केंद्र के रूप में। और उरैयूर सूती वस्त्र केंद्र के रूप में बहुत फेमस था। यानी कि 4 प्रश्न स्थानों से भी बनते हैं। पुहार या कावेरी पत्तनम चोल बंदरगाह, मुसरी या मुजरिस चेर बंदरगाह, आर्कामेडू या पांडिचेरी व्यापारिक केंद्र, और उरैयूर सूती वस्त्र केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये आपके प्रश्न लगातार आए हुए हैं, इनको आप ध्यान रखिए। एटलस में कावेरी पत्तनम मिल जाएगा आपका, पांडिचेरी मिल जाएगा, ठीक है, और प्राचीन नाम है। ठीक, तो ये फेमस थे। तो यहीं से पता चलता है कि देश ही नहीं विदेश में भी व्यापार होता था। रोमन स्वर्ण सिक्के भी पाए गए हैं, यानी रोमन स्वर्ण सिक्के पाए जाना यह क्या इंडिकेट करता है कि विदेशों से भी व्यापार दक्षिण भारत में होता था। ठीक है, समुद्र के किनारे केंद्र बने हैं, मतलब समुद्री रास्तों से भी व्यापार होता था। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। डायरेक्टली पूछा हुआ है कि मुसरी या मुजरिस क्या है, बंदरगाह है, चेर बंदरगाह है या बंदरगाह है, जैसा भी प्रश्न पूछे आपको सही करना पड़ेगा। ये भी प्रश्न आपके आते हैं। साथ ही दक्षिण भारत में जो संगम युग के समय राजनीतिक व्यवस्था थी, उससे जुड़े हुए कुछ शब्द आपसे पूछे जाते हैं कि संगम काल में यह शब्द किस बात का द्योतक है, किस बात को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर है नालवे, नालवे राजा का दरबार था। मनरम इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय था, यानी राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो जब मनरम के रूप में राजा की बैठक होती थी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, उस बैठक को माना जाता था। पेरुनल नाम का एक उत्सव मनाया जाता था जो राजा के जन्म दिवस का उत्सव था। मंडलम पूरे राज्य को कहा जाता था, नाड प्रांत को कहा जाता था, उर नगरों को कहा जाता था, सिरैयूर गांवों को कहा जाता था। यानी मंडलम, नाड, उर, सिरैयूर के हायरार्की क्रम में व्यवस्था थी, कैसा प्रशासन चलाया जाएगा, पूरा राज्य, प्रांत, नगर और छोटे ग्रामों के रूप में। मायावेली लगातार आया हुआ प्रश्न है, ये भूमि माप की इकाई थी। उल्गू या सुगम सीमा शुल्क था। इरादू बलपूर्वक कोई उपहार प्राप्त किया जाता था, उसको कहते थे। वल्लाल या वेल्लार को किसान कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, वल्लाल या वेल्लार किसान कहा जाता था। वेनिगर को व्यापारी कहा जाता था।
तो इन साहित्यों में ही इन नामों की चर्चा है, इन्हीं के आधार पर तो इनको पहचाना गया कि इनको क्या कहा जाएगा, राजा का दरबार या सर्वोच्च न्यायालय के रूप में राजा का दरबार, दोनों नाम अलग अलग हैं। नालवय मनरम राजा का जन्म उत्सव या त्योहार के रूप में जो है मनाया गया, पेरुनल। और राजनीतिक व्यवस्था में हायरार्की क्रम क्या थी प्रशासन में, मंडलम नाडउर और सिरैयूर के रूप में। मावेली भूमि माप से संबंधित था। उल्गू सुगम टैक्स से रिलेटेड था। इरादू बलपूर्वक प्राप्त टैक्स से रिलेटेड था। बेलाल या बेलार किसान थे, तो वेनिगर व्यापारी थे। और सामाजिक व्यवस्था में जाएंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रचलित क्वेश्चन है, क्या वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी या नहीं, तो उत्तर है वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। और पांड्य राज्य में महिलाएं भी शासन करती थीं। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में ऐसा भी उल्लेख किया है। यह भी आपका प्रश्न बनता है। यानी कि संगम युग में, संगम साहित्य में चर्चित शब्दों और व्यवस्थाओं के आधार पर भी हमारे प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से साहित्य प्रचलित हैं वो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तमाम तरीके के हमारे ऐसे प्रश्न बनते हैं संगम युग से, जो व्यवस्थाओं से रिलेटेड हैं या साहित्य से रिलेटेड हैं। संगम युग क्या है उससे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ चेर चोल पांड्य राज्यों की चर्चा हो रही है, उनसे भी प्रश्न बनेगा, तो उसे देखते हैं कि वो क्या है। चेर चोल और पांड्य राज्य, इनमें क्या क्या हमारे प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। ये देखते हैं 3 राजवंश प्रसिद्ध थे, चेर चोल पांड्य। चेर चोल पांड्य 3 राजवंश थे। तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं प्रश्न पूछता है। ठीक है, चेर राज्य का जो सिंबल था वो धनुष था। ठीक है, यानी कि धनुष के रूप में इनका चिन्ह था, राज चिन्ह था। यह सबसे प्राचीन वंश है, जो भी जानकारियां मिली सबसे प्राचीन वंश के रूप में चेर राज्य के रूप में मिली। ये केरल में था, केरल में, वर्तमान में केरल में स्थित है। उदयनजेरल, अब कौन कौन से राजाओं की यहाँ चर्चा मिलती है उनको हमें देखना है। उदयनजेरल की चर्चा मिलती है, जिनके बारे में बताया गया कि महाभारत युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसके योद्धाओं को इन्होंने भोजन कराया था, यानी कि महाभारत काल से संबंधित हैं। नेदुनजेरल अदान, इन्होंने हिमालय तक विजय की थी, यानी कि उत्तर भारत में ये हिमालय तक गए थे। नेदुनजेरल अदान। सेनगुट्टुवन, ये सबसे प्रसिद्ध राजा थे, लाल चेर के रूप में फेमस थे, या भला चेर कहा जाता था, परोपकारी राजा थे, भला चेर कहा जाता था लाल चेर के रूप में। इन्होंने एक पत्तिन संप्रदाय की स्थापना की, पत्तिन संप्रदाय की स्थापना की। और इस पत्तिन संप्रदाय में क्या था, पत्तिन या कांगड़ी पूजा होती थी, कांडगी पूजा होती थी, जो कौमार्य देवी की पूजा थी। ठीक है, कौमार्य देवी की पूजा थी। पत्तिन संप्रदाय की स्थापना की। तो पत्तिन संप्रदाय इंडिविजुअल भी आपका प्रश्न बनता है, इसको जाने रहिएगा। फिर एक राजा की और चर्चा है, आदिग ईमान, जिनको पेरुंजल, ठीक है, पेरुंजेरल इरमपोराई भी कहा जाता है। इनकी क्या विशेषता रही, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, आदिग ईमान को जाता है। यानी कि उदयनजेरल महाभारत से संबंधित, नेदुनजेरल अदान हिमालय तक विजय से संबंधित, सेनगुट्टुवन लालचेर पत्तिन संप्रदाय से संबंधित, आदिग ईमान पेरुंजल इरमपोराई दक्षिण में गन्ने की खेती से संबंधित। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चोल राज्य, इनका सिंबल बाघ था। ठीक है, बाघ भारतीय विशेषता है, बाघ जानवर, टाइगर। पेन्नार व बेल्लार नदियों के बीच था, यानी कि चेर राज्य से थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर पेन्नार व बेल्लार नदियों के बीच था। उत्तरी मेन्नूर या कावेरी पत्तनम पुहार, पहले उत्तरी मेन्नूर के यानी कि कर्नाटक के आसपास इनकी राजधानी थी, फिर कावेरी पत्तनम या पुहार में इनकी राजधानी बनी, यानी पूर्वी भारत की ओर, पूर्वी तट की ओर आ गए। और यहाँ पर क्या विशेषता रही, कौन राजा रहे, एलारा नाम के राजा थे, जिनके बारे में पता चलता है कि श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया।
करिकाल सबसे फेमस राजा हुए, कई बार प्रश्न आए हैं। करिकाल का अर्थ है जिसके पैर जले हुए हों, जले हुए पैरों वाला राजा करिकाल था, सबसे महत्वपूर्ण था। इसने हिमालय तक विजय की, जो युद्धबंदी मिले उनसे पुहार बंदरगाह का निर्माण कराया, कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। तो बांध बनवा के नहरें आदि बनवाना प्राचीन भारत की ही व्यवस्था में पाया जाता है। तो यह रहा, ठीक है। तो करिकाल ने ये सब काम किया, और साथ ही साथ इसने भी श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका को भी जीता था, इस बात का भी उल्लेख मिलता है। तो सबसे प्रमुख राजाओं में करिकाल आ जाते हैं। पांड्य राज्य की क्या विशेषताएं थी? इसका जो सिंबल था वो कार्प नाम की एक मछली थी, ठीक है, यानी कि एक मछली के रूप में, कार्प नाम की एक मछली के रूप में इनका सिंबल था, मछली थी। ये कावेरी नदी के दक्षिण, यानी कि दक्षिण जो भारत है, दक्षिणी हिस्से में, कावेरी नदी के दक्षिण में इनका राज्य स्थित था। नोडियान प्रमुख राजा थे, समुद्र की पूजा प्रारंभ की। नेंडुजेलियन सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो प्रसिद्ध इसलिए हुए कि ये अपने देश के साथ विदेशों से भी संबंध, और रोमन सम्राट आगस्टस के राज दरबार में इन्होंने अपना दूत भेजा था, यानी कि रोमन एम्पायर तक से इनका संबंध था, इसलिए प्रसिद्ध हैं दक्षिण भारत के राजाओं के रूप में। ये पांड्य राज्य यानी कि पांड्य वंश में थे, तो इस बात को जानिए। तो 3 वंश हैं, तीनों की कुछ बातें। चोलों के बारे में एक और इतिहास भी हमको मिलेगा मध्य पूर्व काल में, मध्यकाल में, ठीक है। तब फिर चोल साम्राज्य का विस्तार होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा विस्तार होगा। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ भी है क्योंकि श्रीलंका जीता गया है, लेकिन तब इंडोनेशिया तक विस्तार होगा, उसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सबसे प्राचीन में चेर, चोल, पांड्य मिले, फिर चोल बाद में भी मिलेंगे, वो अपनी जगह की बात। इन्हीं राज्यों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में था, कलिंगराज खारवेल के शिलालेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में था, ठीक है, विदेशी साहित्यों में उल्लेख है। तो इनसे यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से अगर प्रश्न हम देखें तो क्या पूछे जाते हैं? प्रशासन जो था वो राजतंत्रात्मक था, आनुवंशिक था, यानी जनता नहीं चुनती थी, राजा होते थे आनुवंशिक रूप से, वही शासन तंत्र चलाते थे। महिलाओं की स्थिति पर चर्चा होती थी, सती प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह आदि सब प्रचलन में था, और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी आपने देखा कि पांड्य राज्य में महिलाएं भी शासन में भाग लेती थी, ये एक विशेषता है, ठीक। देवी देवताओं के बारे में देखा जाए तो मोर्गन यहाँ के बड़े फेमस देवता हैं, ठीक है, जिनको सुब्रमण्यम नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में स्कंद या कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वैष्णव धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, सॉरी शैव धर्म से रिलेटेड हैं। स्कंद या कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं उत्तर भारत में, ठीक है। मुरुगन या सुब्रमण्यम साउथ में, दक्षिण भारत में कहा जाता था। इनका प्रतीक कई बार पूछा है, मुर्गा इनका प्रतीक था, मुर्गा यानी कुक्कुट। और जिसको पर्वतों पर क्रीड़ा करना पसंद था, यानी पर्वतों पर नाच गाना करना पसंद था, खेलना पसंद था, यही वो मुरुगन है। आज भी मान्यता है, ठीक है, आज भी मान्यता है, तो इसके रूप में जानिए। तिरुमल, उत्तर भारत के जो विष्णु थे उनको तिरुमल कहा जाता था। मरियम्मा चेचक की देवी थीं, येलम्मा सीमा की देवी थीं, कोरवल विजय की देवी थीं। इन सब देवियों की भी पूजा की जाती थी, यानी कि कल्चरल विकास भी इसी रूप में था। ये सब प्रमाण हमें तमिल साहित्यों में प्राप्त होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम इनको अध्ययन करते हैं, और प्रश्नों में जो बातें पूछी जाती हैं उसके आधार पर। अन्यथा संगम काल का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, तो उतना इतिहास हमें नहीं जानना है। तो आपने संगम वंश क्या है, तमिल कवियों साहित्यों से जुड़ा है, तीनों राजवंशों के बारे में आपने पढ़ा, संगम साहित्य के बारे में पढ़ा, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रमुख शब्दों के बारे में पढ़ा। आप देखेंगे तो 99% क्वेश्चन यही इतनी भाग से आए हैं, इसलिए बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। ध्यान से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ताकि मेंटेन हो सके। एटलस में देखेंगे तो आपको कावेरी नदी भी दिखेगी, ठीक है, पेन्नार बेल्लार नदियां भी दिखेंगी, अपने आप केरल भी दिखेगा। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मिला करके ये तीनों राज्य थे, और कुछ राजा
उत्तर भारत हिमालय तक गए, सारी बातें आप एटलस में देख सकते हैं, वहाँ देखिए, आसान रहेगा पढ़ना। ये आपका संगम युग का इतिहास था। अब अगले हिस्से में नए वीडियो में हम आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।